दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में लोगों में बेचैनी पाई जाती है। जिन्होंने अपनों को खो दिया वो इस इमारत के सामने बड़ी तादाद में जमा हुए। इस दौरान पुलिस और हुजूम के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल आतिज़दगी के बाद कुछ अफराद लापता है। उनके अजीज व अकारिब अपनों के हवाले से फिक्रमंद है। आज सुबह इस इमारत की चौथी मंजिल पर धुआं उठता दिखाई दिया था, जिसकी वजह से वहां पर सनसनी फैल गई, लेकिन मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। दिल्ली में आतिज़दगी के सान्हे ने 43 लोगों की जान ले ली। आग की लपेट में मुशर्रफ भी फंसा हुआ था और मौत उसके सामने थी। उसको उस वक्त अपना दोस्त मनु अग्रवाल याद आया। उसने आखिरी कॉल मोनू अग्रवाल को की और कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरे घर वालों का ध्यान रखना। मोनू अग्रवाल से बात की हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने। मेरे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ के दोस्त मोनू अग्रवाल। मुशर्रफ की कल जो अग्निकांड हुई थी उसमें जो उनकी मौत हो गई, लेकिन मौत के पहले जो मुशर्रफ की बात हुई थी वो मोनू से बात हुई थी। मोनू मेरे साथ मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो कल जब पूरी तरह से घिर गए थे आग से मुशर्रफ, तो उस दौरान उन्होंने आप ही को फ़ोन किया था। जी सर, मेरे को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था भैया यहाँ पर आग लग गई है और मैं बच नहीं पाऊँगा, मेरा घर का ध्यान रखना है। और मैंने उनको कहा कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दो। बोले कि नंबर नहीं मिल पा, नीचे खड़े हैं लोग, वो कर रहे हैं। मैं भैया कूद जाऊँ ऐसे, बोले कूदने का भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और सर मैं तो ये चाहूँगा कि अब अनुरोध करूँगा अपनी यूपी सरकार से, जैसे दिल्ली सरकार ने घोषणा की है और बिहार सरकार ने की है और केंद्र सरकार ने, तो मैं चाहूँगा अपनी यूपी सरकार से कि वो भी थोड़ा घोषणा करें और आर्थिक स्थिति को उनको समझें और उन्हें थोड़ा मुआवजा दें। मुशर्रफ ने जो आखिरी समय में बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे घर का ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी आपको दी है उन्होंने। तो उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं और अब जिम्मेदारी किस तरह से आप उठाएंगे? उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है, 1 बेटा है। बेटा भी सबसे बड़ा 8 साल का, लगभग 7-8 साल का है। 3 बेटी हैं छोटी छोटी। उनके पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है। सबसे ज़्यादा क्लोज में दोस्ती में मैं ही था शायद उसका, और कोई था भी नहीं। और उसने लास्ट टाइम में भी ये कहा कि भैया मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं कहा हाँ भैया मैं ध्यान रखूँगा। मैं होपलेस काफ़ी हो गया था क्योंकि एकदम से ऐसा लगा कि मेरे पहाड़ टूट रहा है। मुशर्रफ से आपकी दोस्ती कब से थी? क्योंकि देखा जाए तो जब बुरे वक्त में फंसे मुशर्रफ तो पहला फ़ोन जो है उन्होंने आप ही को किया, न कि अपने पत्नी को किया, न माता को किया, आप ही को फ़ोन किया। चलो बात कर लो यार। हाँ, मेरी दोस्ती जब से ही थी, जब से हम बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। हम लोग एक साथ खेले कूदे, एक साथ अपना कोई मंदिर मस्जिद का हमारा कोई वो नहीं था, अपना हमारा कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात थी ना, उसके अंदर थी ना मेरे अंदर थी। और बहुत अच्छा लड़का था, शायद नहीं मिल पाएगा ऐसा दोस्त। देखा जाए तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपया मदद का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया। जबकि बिहार सरकार ने जो बिहार के जो लोग मर गए इस घटना में उनके लिए मुआवजे की बात की है। जी हाँ सर, मैं चाहूँगा कि यूपी सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि सर वो भी थोड़ा हमारे यूपी के जो भी बंदे हैं उनके लिए कुछ ऐलान करे, कुछ दे उन लोगों को भी। कोई गरीब जो लोगों को तो नहीं कह सकता मैं, मगर मेरा दोस्त गरीब फैमिली से है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बैंक का उस पर कर्जा भी था। रात दिन की टेंशन, अकेला बंदा होने के बाद भी वो दिल्ली में काम कर रहा है क्योंकि मजबूरियाँ पेट पालने के लिए बहुत दिक्कतों से आदमी पता नहीं कैसे कैसे क्या करता है, कैसे तो वो दिल्ली काम करता था। आप क्या काम करते हैं? सर मेरा छोटा सा बिजनेस है। मैं बर्तनों की अपनी एक दुकान है छोटी सी मेरे गाँव में, वो चलाता हूँ। तो मोनू के परिवार का कैसे खर्च उठाएंगे? क्या रोड मैप तैयार करेंगे मुशर्रफ के परिवार का? सर जैसे भी होगा, कोशिश जो भी होगी मुझसे जो भी हेल्प करूँ। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हो गई है, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ सर, सरकार से मैं ये चाहूँगा कि सरकार मदद करे, पूरी से पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद हो सके मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की अनाज मंडी में कल पेश आए आतिज़दगी के सान्हे में बड़ा जानी नुकसान हुआ था। आज सुबह फिर से वहां धुआं उठता दिखाई दिया। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर उसको काबू में किया। इस दौरान हमारे नुमाइंदे दीपक ने हालात का जायजा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दमकल की गाड़ी आई है, ऊपर आग लग रही थी और ये वो इलाका है, क्योंकि जो ये इलाका है वो जो है, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जल्दी आइए, अंदर आइए। ये देखिए, ये वही जगह है
जहां पर आग लगी थी। दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये पूरा प्लास्टिक का गोदाम आपको दिखाई देगा। आप यहां देख सकते हैं, क्योंकि बहुत चलने के लिए अंधेरा है, कई सारी चीजें हैं यहां पर, और दमकल के पास लाइट नहीं है। हम लाइट दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी लाइट है। सर, आप यहाँ पर आए हैं, आप कंट्रोल है ना पूरी तरह से? हाँ, ये देखिए, ये धुआं आपको दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाई दे रही है। यही वो जगह है जहां पर कल आग लगी थी, जिसके बाद एक बार फिर धुआं यहां पर सुलग रहा है, क्योंकि सबसे अहम चीज थी ये वो जगह। ये देखिए, हॉश पाइप को यहां पर लगाया गया है। कोशिश यहाँ पर है। लाइट, हम लाइट भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दमकल विभाग के पास देखने के लिए जो लाइट की कमी है उसको हम दिखा रहे हैं। ये वो सब मटेरियल था, क्योंकि यहाँ पर जो जगह है, भागने की कोई जगह नहीं थी। अब ऊपर दीवारें देख सकते हैं, भागने की कहीं पर कोई जगह नहीं थी। सबसे बड़ी चीज ये देखिए, इस दरवाजे को तोड़ा गया था। ये वो दरवाजा था, ये देखिए, यहाँ पर अंदर आपको दिखाई देगा प्लास्टिक का वो मटेरियल जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जला हुआ था, जिसकी वजह से ये दूसरा कमरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ पर वो लोग सोए हुए थे, काम कर रहे थे। इनके ये गद्दे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोए हुए थे। तो ये बताया जा रहा है दमकल के लिए द्वारा। ये देखिए, एक बार फिर उस जगह को यहाँ पर पूरी तरह से आप देख लीजिए, क्योंकि 43 लोगों की मौत इस फैक्ट्री के अंदर रही थी, और पूरी फैक्ट्री जो है अंदर कहीं से भी बाहर निकलने के रास्ते नहीं है। यही वजह थी कि उन मासूम बेगुनाह जो मजदूर थे उनकी दर्दनाक मौत हुई है। दम घुटा था, क्योंकि यहाँ से कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ये लोग रोक सकें, क्योंकि दमकल का कहना है कि यहाँ पर रिस्क बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी फैक्ट्री में जो है दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि छत जो है कमजोर हो सकती है। यही वजह, ये देखिए, ये ऊपर निकलने का भी कोई वजह यहाँ पर, कोई रास्ता यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों ने ये रेलिंग को टेढ़ा करने की कोशिश की थी, क्योंकि मजदूर काफी थे, कोशिश कर रहे थे, छटपटा रहे थे कि यहाँ से कहीं से निकला जा सके, लेकिन कहीं से भी नहीं निकल पाए, क्योंकि यहाँ पर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी दमकल कर्मी यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सब बचाया जा सके उन लोगों को, लेकिन यहाँ पर मना किया गया। कई लोग यहाँ पर हैं जो आग पर यहाँ पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोग हैं, उनको हटाया गया है। ये फैक्ट्री जो है काफी पुरानी है, जर्जर हालत में थी, और यही वजह से यहाँ पर जो है अब ये सब हुआ है। फिलहाल दमकल की जो टीमें हैं यहाँ पर पहुंची हैं, और सब कुछ यहाँ पर रोका जा रहा है ताकि यहाँ पर लोग इस चीज को ना देख सके। लेकिन सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई है न्यूज 18 इंडिया ने, और यहाँ पर हमने वो सब दिखाया जो एक दिन पहले रविवार की सुबह यहाँ पर हुआ था। कैमरामैन अनिल के साथ दीपक बिस, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दहली आतिजदगी के असल मुलजिम रिहान के भाई इमरान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में जिस तरह से एक हादसा हुआ, उस हादसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रेहान और फुरकान नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उस बिल्डिंग की अगर बात करें, उसका मालिकाना हक की अगर बात करें, तो इस वक्त में मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिसका मालिकाना हक उसी बिल्डिंग का है। लेकिन मैं समझता हूं, सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। मैं आपका नाम पहले जानना चाहूँगा, और किस तरह से आपका मालिकाना हक उस बिल्डिंग में है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं रिहान का छोटा भाई हूँ, और ये बिल्डिंग हमने, रिहान ने, मैंने और रिहान के फादर इन लॉ ने साथ मिलकर के ली थी। जो हादसा हुआ है, उस हादसे में कई 43 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन वहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जहाँ पे हादसा हुआ था, जिस जगह पे हादसा हुआ था, इस हादसे की मुख्य वजह आपको क्या लग रहा है? उस हादसे की जो मुख्य वजह लगी गई है कि वो वहाँ पे ऑफिस के आगे, ऑफिस है रिहान भाई के साले का, उस ऑफिस के आगे मीटर्स हैं जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके नीचे माल रखा हुआ था रिहान भाई के साले का। उस डब्बा का जो रूप है वो अच्छा रूप नहीं है। उस डब्बे के अंदर जैसे आग लगी, आगे जो किराएदार हैं, सेकंड फ्लोर पे जो किराएदार हैं, उसके यहाँ फॉर्म रखी थी और जैकेट मटेरियल रखा था, कैप मटेरियल रखा था। तो वो आग बढ़ती चली गई। वो सिलोशन के डब्बे थे, पेस्ट किए हुए नालीदार वो डब्बे होते हैं, वो डब्बे आगे आग पहुंची, आगे आग पहुंचते पहुंचते कमरों तक आग पहुंच गई, और उसने बड़ा रूप ले लिया आग ने। और हमने जो कि आग बुझाने की पूरी कोशिश करी। मेरा कज़न उमर है जिसने 12 सिलेंडर, वो अफरा तफरी के अंदर, कैमरों के अंदर रिकॉर्ड भी होगा, उनके अपने CCTV कैमरों के अंदर भी रिकॉर्ड पाए जाएंगे। करीब 12 से 13 सिलेंडर से उन्होंने
आग बुझाने की खूब कोशिश करी, जो कि आग नहीं बुझ पाई। उसके बाद सेकंड फ्लोर से वो थर्ड फ्लोर गए, फोर्थ फ्लोर गए, सबों को बाहर निकाला कि यहाँ से निकलो, आग लग चुकी है। और वहाँ से पब्लिक निकलनी स्टार्ट हुई, जो कि आग सेकंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और आग के ऊपर काबू करना नामुमकिन हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सेकंड फ्लोर के अंदर जो लोग थे वो वहीं पे फंसे रह गए। जो हम लोगों ने चिमनी मिल के लोगों से कहा कि भाई पीछे के पोर्शन पे अभी आग नहीं है, लो आप उन लोगों की सहायता करो, क्योंकि इधर की तरफ आग है। चिमनी मिल की तरफ से लोग बागों ने बड़ी सहायता करी, मस्जिद से सीढ़ी उठाकर लेकर के गए, वहाँ से ग्रिल ग्राइंडर से काटी, कटर से काटी और वहाँ से करीब 2 आदमी निकाले भी गए। रिहान भाई के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है। उस दिन रिहान भाई की गाड़ी जो है लोड हो रही थी, माल पैक होकर के बाहर कहीं जा रहा था, तो भाई ने ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो एज अ मैनेजर है और बचपन से एज अ फ्रेंड भी है हमारा लड़का, बहुत बढ़िया लड़का रहा। लेकिन उससे जो ये गलती हुई है, रिहान साहब का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ना रिहान कभी गेट बंद करते, ना सेकंड फ्लोर पे जाते, ना ऊपर जाके चेक करके आते कभी। जो गेट बंद करा गया, क्योंकि रात के 4 बज चुके थे, करीब 3:45-4 बजे तक उसने गाड़ी लोड कराई। उसके बाद अबड़ा दबड़ी के अंदर उसने जल्दी से बंद करके सैटरडे नाइट में अब जा करके आराम करूँगा, संडे जो है दिन शाम तक जो आराम करके फिर आ करके मैं देख लूँगा। उसकी भी जानबूझ के करीब ये हरकत है नहीं। बाकी इसके अंदर रिहान साहब का कोई रोल है नहीं कि रिहान साहब की तरफ से गेट बंद हुआ। किसने? फुरकान ने बंद किया था। फुरकान भी मैनेजर है, छोटे भाई की तरह है, उसकी तरफ से भी ऐसा नहीं, बस ये समझ लो कि उसकी थकान हो गई, क्या हो गया, बाकी लापरवाही फुरकान की है। गाजीपुर के हरिपुर गांव में एक बाप ने अपने 2 नौजवान बेटे को दहली आतिशज़दगी में खो दिया, जबकि एक बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इस वालिद से बात की। और हर घर में कोई न कोई नौजवान बेटा सबने अपना खोया है। मातमपुर हो गया है गांव, हर तरफ सन्नाटा, चित्कार। कोई पिता अपने बेटे के लिए रो रहा है, कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है। एक पिता ऐसा है जिसने 2 बच्चों को, 2 नौजवान बेटों को खोया है। अब देखिए किस तरीके से एक बाप का जब 2 नौजवान बेटा, जिनको कहते हैं कि बुढ़ापे का लाठी होता है, दोनों बेटे उस आग में झुलस के उनकी मौत हो गई। दिल्ली का ये हादसा कई घरों का चिराग जो है उसको बुझा दिया है। देखिए हरिपुर गांव के ये वो बाप हैं, हम कह सकते हैं कि अभागे हैं, जिनका दोनों बेटा एक ही बार चला गया और तीसरा बेटा जो है वो भी दुर्घटना में बहुत बुरी तरीके से घायल है। चाचा जी ये बताइए कि हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 2 बेटे आपके जब चले गए तो सहन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्या करेंगे हम, बुढ़ापा में 2 बेटा चले गया, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो लाट खत्म है जाए, हम क्या करेंगे? अब हमारा मुश्किल है, हम क्या कर सकेंगे? थोड़े कमाने के लायक भी नहीं रहेंगे, कौन खिलाएगा हमारे? ये गरीबी है। एक गरीब परिवार अपने बच्चों को भेजता है दूर कमाने के लिए। बिहार में कल कारखाना नहीं है तो लोग दिल्ली मुंबई कमाने के लिए भेजते हैं। और जब एक बड़ा हादसा हो जाता है दिल्ली जैसा, तो उसके बाद बुढ़ापे का जब साथी जो है चला जाता है, जो उनका बेटा, तो शायद इसी तरीके से लोग बिलखते हैं, रोते हैं, अपने बेटों का इंतजार करते हैं और कहते हैं यही है कि हम इस बुढ़ापा में क्या करेंगे। हर घर में यही स्थिति है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये मातमपुर हो गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं हादसे में हलाक हुए मुशर्रफ की आखिरी कॉल। कैसे वो अपने दोस्त मोनू अग्रवाल से दर्द भरे लहजे में बात कर रहा था, अपने घर वालों का ख्याल रखने की इल्तिजा कर रहा था। हेलो, हाँ मोनू, हाँ
भैया खत्म होने वाला आज में, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है लोग। भैया आ जाइए करोल बाग। मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनुआ का गुलजार। हाँ इस टाइम कमरा में भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ होटल निकलना वहां से नहीं है मोनू, कहीं को रास्ता भागने का भैया, भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया मैं। अब देखे घर का अब भैया ध्यान नहीं किए मेरे। अब मेरे भाई ठीक है तू ही है भैया, अब देखे। सिंपल। हाँ हाँ भैया सांस भी नहीं लिया जा रहा मोनू, अब है सांस भी नहीं लिया जा रहा। आप कैसे लगी? पता नहीं दे मोनू, देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। पता ना, ठीक है कोशिश कर बचने की, कोशिश कर। नहीं भैया बस रख देते, ठीक सांस बस आना बंद हो गया। बोलू भैया तो भैया क्या होगा, भैया मेरा डर था भी। कोशिश कर निकलने की, वहां से कहीं बाबू देखो मोनू नहीं है भैया, नहीं है बोलू बस ये गए गाड़ी ना आई। अबे भैया बच जाओ बाबू। साथ भी ना आ गया, गाड़ी जा तो कुछ नहीं, बस अटक गया था, अटक गया था। हाँ जो मैं आ जाऊंगा, तू टेंशन नहीं, आ जा मेरे भैया, आ जा आ जा आ जा आ जा ये जब ये ले बोलो। हाँ भैया हम है अब आग ऊपर तक आ गई ना। गया। लोकसभा में अमित शाह ने शहरियत तरमीमी बिल पेश किया। अमित शाह ने कहा कि ये बिल अक़लियतों के खिलाफ नहीं है। बिल की पेशी के खिलाफ हंगामा आराई के पेश नज़र पेशी के मामले पर वोटिंग कराई गई। बिल की पेशी के हक में 293 वोट पड़े, जबकि उसकी मुखालफत में 82 वोट पड़े। वोटिंग के बाद स्पीकर ने अमित शाह से बिल को फिर से पेश करने को कहा है। अमित शाह ने तरमीमी बिल दोबारा पेश किया। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करे जो असंसदीय हो, ऐसी कार्रवाई से निकाल दिया जाए। श्री एस.एस. अहलुवालिया जी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस को मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम के लिए जिम्मेदार ठहराया। मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, इस देश का विभाजन लोकसभा में अमित शाह ने शहरियत तरमीमी बिल पेश कर दिया। उस पर ओपोजिशन का क्या कुछ रद्द अमल है, आइए देखते हैं। have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. Sir, we are challenging the legislative competency of the bill. Our main point, that is why we are discussing. I'm not going to the merits and history of the case. It is entirely different.
So the first point is, this is the first time in the legislative history of India that in order to acquire the citizenship, one of the main factor is the religion. See, clause 2, clauses 2 and 6 violate the right to equality guaranteed under Article 14 of the Constitution, as it provides differential treatment to the illegal migrants on the basis of the religion. वो कमलनाथ से मिलने सीएम हाउस पहुंचे और वजीर आला से गुफ्तगू की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में शिवराज सिंह ने कहा कि वजीर आला ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाने पर रजामंदी जाहिर की है। शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे नुमाइंदा ने। देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम नेताओं के साथ पैदल मार्च करें। सर, आज यार तुम देखो बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मत किया बस यही चलो सीधे। सर, आज न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर पैदल मार्च किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? केवल बेटी को न्याय मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, डीएनए रिपोर्ट जल्दी आए और अपराधी सजा पाए, फांसी के फंदे पे लटके, और कुछ नहीं। न्याय में देरी हो रही है, आपने कहा तभी हैदराबाद हो गए, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला नहीं गया। एनकाउंटर जैसे मामलों का स्वागत अगर देरी होती है तो हैदराबाद जैसे एनकाउंटर पर लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि न्याय से विश्वास उठ जाता है। सर, आज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम नेता हैं जुटे हुए हैं, पैदल मार्च यहाँ पर आप देख सकते हैं किया जा रहा है और पीड़िता की मां के साथ यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बस यही एक मांग है कि पीड़िता की मां को आज मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलवाने जा रहे हैं और उन की सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया जाए और जो डीएनए रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि न्याय में अगर देरी होगी तभी लोग हैदराबाद एनकाउंटर जैसे जो एनकाउंटर हुए हैं उनका स्वागत करते हैं और सिर्फ एक ही मांग है कि जो पीड़िता की मां है उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, वरना एक बार फिर से इसी तरह से पैदल मार्च और धरना सरकार के खिलाफ किया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। गुना में वजीर महंत महेंद्र सिंह सिसोदिया ने वजीर सेहत तुलसी सिलावट को मुस्तकबिल का वजीर आला बताया। उन्होंने कहा कि ये उनकी दिल की आवाज है। जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि हर जगह अपने कदमों को उन्होंने जिस तरीके से रखा और जिस तरीके से उन्होंने विजय हासिल की है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आने वाले 10-15 साल के बाद तुलसी सिलावट भी एक बार एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने कहा क्योंकि अंदर आत्मा बोलती है, ये अंदर आत्मा बोल रही है और जो अंदर आत्मा बोलती है वो ईश्वर का संकेत होता है। तो तुलसी भाई हमें भूल मत जाना और भास्कर जी को चीज सेक्रेटरी जरूर बनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इन्हीं शब्दों के साथ महाराज ने जो मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुस्लिम तलबा के करियर काउंसलिंग और क्विज मुकाबले का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए तलबा में 2 करोड़ से जायद मालियत की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड कैरियर प्रमोशन सोसाइटी का क़याम 1985 में अमल में आया था। सोसाइटी के क़याम का मकसद मुस्लिम तलबा को तालीमी मौक़े फराहम करना और उन्हें स्कॉलरशिप मुहैया करके उनके तालीमी सिलसिले को जारी रखना है। सोसाइटी गुज़श्ता 34 साल से तालीम के मैदान में काम कर रही है और इस बार उसने 2 करोड़ 53 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम ज़रूर की, लेकिन सोसाइटी की ख्वाहिश के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी में बेदारी पैदा नहीं हो रही है। सोसाइटी का मानना है कि उनकी कोशिशों के बावजूद मुकाबला जाती इम्तहानात में मुस्लिम तलबा की वो तादाद शिरकत नहीं कर रही है जिसकी उन्हें तमन्ना है। भोपाल का मुसलमान बच्चा अब 95% और 99% भी मार्क्स लाने लगा है। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है और बड़ी मुकाबला जाती इम्तिहानात को लेकर था, उसमें देखिए वो अभी भी हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि बहुत उम्मीद अफजा हैं, लेकिन नाउम्मीदी कुफ्र है। उसमें इम्प्रूवमेंट तो आया है, लेकिन जितनी खातिर ख्वाह रिजल्ट आने चाहिए थे, सच्ची बात ये कि वो नहीं आए और फिर हम